हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। यानी आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र के भाग व्यष्टि का टॉपिक मांग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मांग से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उनके बारे में हम समझेंगे। तो मांग से संबंधित नोट्स लिखे हुए हैं जो सरल, सटीक, स्पष्ट भाषा में लिखे हुए, जो जल्दी से याद हो सकते हैं, जल्दी से हम सीखेंगे। तो इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे तो आप मांग के बारे में विस्तृत जानकारी अर्जित करेंगे और सरलता से स्पष्ट आप समझ सकेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मांग। तो मांग से आपका क्या अभिप्राय है, पहला प्रश्न है। उसका उत्तर है अर्थशास्त्र में मांग और इच्छा में भिन्नता होती है। यानी सामान्य भाषा में हम मांग और इच्छा दोनों को एक मानते हैं, पर अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में मांग और इच्छा में भिन्नता होती है। मांग का अभिप्राय है कि एक निश्चित समय में किसी वस्तु के दिए गए मूल्य पर एक व्यक्ति द्वारा उस वस्तु की मांगी गई इकाइयों को मांग कहते हैं। यानी एक निश्चित समय में किसी वस्तु की दी गई जो मूल्य है, उसकी कीमत है, उस कीमत पर किसी व्यक्ति द्वारा उस वस्तु की जो मांगी गई इकाइयों, यानी उस वस्तु की मांगी गई दर, उस वस्तु की मांगी गई इकाई को मांग कहते हैं। जिसे उपभोक्ता खरीदने की इच्छा रखता है तथा उन्हें खरीदने के लिए उपभोक्ता के पास पर्याप्त धन होता है, इसे मांग कहते हैं। तो मांग के आपने अर्थ देखा, मांग का अभिप्राय आपने समझा। इसके ये अभिप्राय आप सरल और सटीक दिया है, यह अभिप्राय आप याद करके आप अन्य किसी भी मांग से संबंधित परिभाषा या मांग का अर्थ के लिए आपको भटकना ही पड़ेगा। तो ये सरल शब्दों में इसके मांग का अभिप्राय समझाया गया है। दूसरा प्रश्न है मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। तरह अन्य बातें समान रहने पर, यानी वस्तु की अन्य बातें, यानी वस्तु की अन्य बातें जो हम आगे पढ़ेंगे अन्य बातों को, तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई जाने वाली मात्रा के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा कम और कीमत घटने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है, इसे मांग का नियम कहते हैं। यानी अन्य बातें समान रहे तब वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी उल्टा संबंध पाया जाता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा घट जाती है, वस्तु की मांग घट जाती है। अगर वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, इसे मांग का नियम कहते हैं। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं मांग के नियम की मान्यता लिखिए। यानी मांग के नियम की मान्यताएं, यानी मांग के नियम की शर्तें, यानी मांग का नियम कब लागू होगा, तो उसकी मान्यताएं दी हुई कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। ये अन्य बातें समान रहने पर लिखा हुआ है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। अन्य बातें ये है, अन्य बातें जो नीचे दी गई है, यानी जो मांग का नियम तब लागू होगा जब ये मान्यताएं होगी, यानी अन्य बातें समान रहने पर। जैसे उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि, डिमांड और प्राथमिकता में अंतर नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता में वस्तुओं के प्रति रुचि समान रहनी चाहिए, उसकी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता, यानी उपभोक्ता वस्तु की प्राथमिकता, यानी किसी वस्तु को प्राथमिकता उसी तरह देता रहे जैसे पहले देता था, न कि वस्तु को पहले किसी वस्तु को चाहता था, बाद में उस वस्तु को कम पसंद करने लग गया, वो इसी कम प्राथमिकता देने लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा है रीति रिवाज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समाज में रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि रीति रिवाज में परिवर्तन होने से किसी वस्तु की मांग बढ़ सकती है, घट सकती है, इसलिए रीति रिवाज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा है स्थानापन्न, वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए। स्थानापन्न यानी कोई वस्तु किसी वस्तु की जगह दूसरी वस्तु काम ले सकते हैं। जैसे चाय की जगह हम कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं, तो जैसे चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। इस प्रकार उस स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए
कि उस स्थानापन्न उसे पता नहीं होना चाहिए उपभोक्ता को कि इस वस्तु की कीमत बढ़ सकती है, घट सकती है, इसलिए आशंका नहीं होनी चाहिए। भविष्य में वस्तु की कीमत की परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता को भविष्य में उसे पता नहीं होना चाहिए कि इस वस्तु की कीमत बढ़ सकती है, तो वो मांग मात्रा बढ़ा देता है, चाहे कीमत स्थिर रहे पर वो मांग बढ़ा सकता है, इसलिए उसे पता नहीं रहना चाहिए कि संभावना नहीं, उसे पता नहीं होना चाहिए कि इस वस्तु की कीमत बढ़ सकती है या वस्तु की कीमत घट सकती है, और वस्तु की प्रकृति सामान्य होनी चाहिए। तो ये मांग के नियम की मान्यता है, यानी मांग के नियम तब लागू होगा ये 6 बातें होगी। तो ये ऊपर मांग के नियम दिए हुए, नई बातें समान रहने पर, तो ये 6 बातें हैं, तो ये बातें समान होगी तब मांग का नियम लगेगा। तो मांग का नियम के बारे में आप पढ़ चुके हो। अब है मांग के नियम का मांग वक्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। मांग वक्र के द्वारा किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, तो ये मांग के नियम की सारणी की कीमत, वस्तु की कीमत जब 5 रुपये थी तो मांग की मात्रा 15 रुपये हो गई, मांग मात्रा 15 रुपये, जब कीमत 15 रुपये हुई तो मांग की मात्रा 9, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा कम हो जाती है। उसी प्रकार ये मांग वक्र दर्शाया गया है। मांग वक्र में प्राइस है, जैसे प्राइस कम थी, प्राइस कितनी है, प्राइस 5 रुपये है, तब मांग मात्रा 15 है, और कीमत 10 रुपये होती है तो मांग मात्रा कम हो जाती है। कीमत जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे कीमत 25 हो गई तब मांग मात्रा 5 से भी कम यानी 3 हो गई। तो इसी प्रकार जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग की मात्रा कम हो जाती है। तो ये मांग वक्र इस प्रकार दर्शाएगा। इसी यहाँ पर प्राइस है, कीमत है दर्शाई गई है, यहाँ वस्तु की मात्रा दर्शाई गई है, ये मांग वक्र है, जिसे डीडी कहते हैं। तो ये मांग वक्र इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। एक तरफ प्राइस लिखेंगे, एक तरफ वस्तु की मात्रा लिखेंगे, तो जिस प्रकार वस्तु की कीमत बढ़ेगी, कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी तो मांग घटेगी। तो इस प्रकार मांग वक्र बन जाएगा। रेखा चित्र ओ एक्स में दर्शाया पर वस्तु की मात्रा ओ एक्स, ओ और एक्स नीचे लिखना है, इसमें लिखना जैसे वस्तु की मात्रा लिख दिया है, वस्तु की मात्रा तथा ओ वाई यानी ओ और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। इससे स्पष्ट है कि इन्हीं बातें समान रहने पर कीमत एवं मांग की मात्रा मांग में ऋणात्मक या विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी विपरीत विलोम संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, उसी प्रकार मांग घटेगी, जिस प्रकार मांग घटेगी प्राइस बढ़ेगी, इस विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग अनुसूची का क्या तात्पर्य है? उदाहरण एवं रेखा चित्र की सहायता से व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर है मांग अनुसूची किसे कहते हैं? मांग अनुसूची या मांग तालिका एक ही बात है। मांग तालिका वह क्रमबद्ध तालिका है जो एक समय विशेष में किसी वस्तु विशेष की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा का संबंध स्पष्ट करती है। मांग तालिका के 2 प्रकार है। मांग तालिका 2 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिगत मांग तालिका, वह अनुसूची या वह तालिका जो एक उपभोक्ता द्वारा किसी दिए गए समय में एक बाजार में विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को दिखलाती है, व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। यानी किसी बाजार में विभिन्न मूल्यों पर यानी अलग अलग मूल्यों पर खरीदी जाने वाली वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं यानी अलग अलग मूल्यों पर अलग अलग वस्तु की मात्रा दर्शाती है, उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। यह सूची किसी वस्तु या सेवा की कीमत उसकी मांगी गई मात्रा के फलनीय संबंध को व्यक्त करती है, यानी उसके संबंध में कीमत और मांग के बीच में संबंध व्यक्त करती है। और ये मांग तालिका निम्न प्रकार की होती है। जैसे व्यक्तिगत मांग तालिका है, जैसे कीमत आइसक्रीम है, आइसक्रीम कीमत 1 रुपये थी तो मांग मात्रा 4 यानी आइसक्रीम 4 खरीदता था उपभोक्ता। जब कीमत 2 रुपये हो गई तो आइसक्रीम 3 खरीदने लग गया। जब कीमत 3 रुपये आइसक्रीम हो गई तो वो 2 आइसक्रीम खरीदने लग गया। जब कीमत 4 रुपये आइसक्रीम हो गई तो 1 आइसक्रीम खरीदने लग गया। इस प्रकार कीमत और मांग मात्रा में संबंध दर्शाता है व्यक्तिगत मांग अनुसूची या व्यक्तिगत मांग तालिका। तो ये यहाँ पर मांग का नियम लागू हुआ और इसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति की मांग घटती है, जिस प्रकार कीमत बढ़ती है, उसी प्रकार मांग घटती है। उपयुक्त तालिका में यह ज्ञात होता है कि आइसक्रीम की कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा कमी होती है। जब कीमत 4 रुपये प्रति कप है यानी प्रति आइसक्रीम 4 रुपये है
तो उपभोक्ता एक आइसक्रीम की मांग करता है, पर जब कीमत 1 रुपये प्रति कप हो जाती है तो उपभोक्ता 4 कप की मांग करता है। तो इस प्रकार ये मांग का नियम लागू होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत मांग तालिका को यदि रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाए तो उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहा जाएगा। अगर हम मांग तालिका को रेखा चित्र में प्रदर्शित करें उसे मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र कहा जाएगा। अन्य शब्दों में व्यक्तिगत मांग वक्र अन्य बातें समान रहने पर विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु की खरीदी गई मात्रा को दर्शाता है। व्यक्तिगत मांग वक्र रेखा चित्र, ये व्यक्तिगत मांग रेखा चित्र को चाहे मांग वक्र एक ही बात है, क्योंकि व्यक्तिगत है। दूसरा है बाजार मांग वक्र, वो अलग होता है, जो अलग अलग दर्शाते हैं। तो व्यक्तिगत मांग वक्र है, उसी प्रकार ये दर्शाया गया है। जब कीमत 1 थी तब वो 4 खरीदता था, मांग 4 थी उसकी। जब कीमत उसकी 2 रुपये हो गई तो उसको 3 खरीदने लग गया। जब उसकी कीमत 3 रुपये हो गई तो 2 खरीदने लग गया। जब कीमत 4 रुपये हो गई तो वो 1 खरीदने लग गया। इस प्रकार जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उसी से मांग की डिमांड कम होती जाती है। चित्र ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा, वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। मांग वक्र का प्रत्येक बिंदु मांग व कीमत के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। तो ये मांग से संबंधित 5 प्रश्न पूरे होते हैं। आगे मांग का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। इसमें पार्ट 2 के माध्यम से मांग टॉपिक को हम पूरा करेंगे। इसके बाद में अगला पार्ट 2 आएगा, वो पढ़ने के बाद में मांग टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मांग से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से उसे कर सकते हो और सरल भाषा में आप याद कर सकते हो और उसे सीख सकते हो। तो सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आगे किस विषय पर, इसके अर्थशास्त्र के अलावा अन्य विषय पर आपको अगर कोई वीडियो चाहिए बनाना है तो वो कमेंट करना और वीडियो कैसी लगी वो बताना, कमेंट करना। धन्यवाद।